हेलो बच्चा लोग, मैं हूँ आपकी बायो वाली मैम। एंड आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी क्लास 10th का चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन बिफोर दैट आई विल गिव यू एन इंट्रोडक्शन कि ये चैप्टर क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ये चैप्टर आप देख लो PYQs में अपने उठा के जितने भी आए हैं उन सब में आपको ऑलमोस्ट हर सेक्शन में आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़रूर दिखेंगे, ठीक है। एंड बच्चे इसको बहुत बोरिंग समझते हैं क्योंकि ये काफ़ी लेंदी सा चैप्टर है, तो बच्चे इसको बहुत बार स्किप कर देते हैं। लेकिन ये स्किप करने वाला चैप्टर नहीं है, ट्रस्ट में ये बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे इससे आपके एग्ज़ाम्स में, स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम। वही तो मैंने आप लोगों के लिए ना। तो आज मैं आप लोगों को ये पूरा चैप्टर आज तो पूरा नहीं बताऊंगी, लेकिन बेसिक चीज़ें आज बताऊंगी इंट्रोडक्शन में कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, इनकी नीड क्या है हमारे बॉडी में, देन कितने टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एंड ब्लड क्या होता है, ब्लड की कॉम्पोजिशंस क्या क्या होती हैं। तो बिल्कुल बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि बेसिक तो हैं लेकिन बहुत ज़रूरी हैं जानने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम पहला है नीड फॉर ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी, यानी हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो वी ऑल नो कि बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो अपना डिफरेंट फंक्शन करते हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिनका अपना अपना काम है। लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जिनको ब्लड की या किसी सर्कुलेटिंग चीज़ की ज़रूरत पड़ती है अपने जो भी सिक्रीशंस हैं या जो भी चीज़ें हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लाइक जो पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें आपको पता है कि ये कैसे वर्क करते हैं। जो भी फूड्स हम इनटेक करते हैं, यानी जो भी खाना आप खाते हो, उससे क्या करता है ये सिस्टम, उनके प्राइमरी फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है इनटू देयर यूनिट्स। ये चैप्टर आपने डिटेल में पढ़ा भी होगा क्लास 9th में, ठीक है। तो इसमें क्या था कि ये क्या करता है, फूड्स को उनके यूनिट्स में ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके डाइट में मान लो प्रोटीन है, तो प्रोटीन की यूनिट क्या होगी, अमीनो एसिड होगी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आप खाते हो तो उनकी यूनिट क्या है, ग्लूकोज हो गई। बिल्कुल बेसिक सा बता रही हूँ, ठीक है। तो क्या है पर्पस डाइजेस्टिव सिस्टम का कि जो भी आप खाना खाते हो उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं तो उनके जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें ब्रेक डाउन करता है डाइजेस्टिव सिस्टम। बाकी इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी मैं, क्योंकि ये चैप्टर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम पर है, ठीक है, ये वीडियो। तो इसमें बेसिकली पर्पस क्या है, ये जो यूनिट्स टूटते हैं ना, फिर इनको एब्जॉर्ब किया जाता है एंड एब्जॉर्ब करके कहाँ डाल देते हैं, ब्लड में डाल देते हैं, लिम्फ में भी डाल देते हैं, मतलब ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। आ गया रोल इनका, ब्लड का, लिम्फ का, ये किसके पार्ट हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट है। क्लियर है ये चीज़, ओके। दूसरा पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्या करता है इन सिंपल टर्म, तो इट परफॉर्म एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कैसे गैसेस, एक तो ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है, कैसे, सी जो भी एयर हम इनहेल करते हैं उस एयर में से ऑक्सीजन को फिल्टर आउट करके लंग्स जो हैं, स्पेसिफिकली जो एल्विलाई हैं, वो डाल देते हैं हमारे ब्लड में एंड ब्लड से ट्रांसपोर्ट होता है टू ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचता है, मतलब, ठीक है, समझ रहे हो ना। जो सेल्स हैं उनका एक वेस्ट होता है CO2, जो कि डाल देता है ब्लड किस में, मतलब सेल्स किस में डाल देते हैं, ब्लड में, एंड ब्लड के थ्रू वो फ्लो होके जाएगा कहाँ तक, लंग्स तक। लंग्स से फिर वो एक्सलेशन के टाइम पे रिमूव हो जाएगा बॉडी से। सिंपल सी चीज़ है, सबने पढ़ी ये चीज़, नहीं पढ़ी है तो अभी जान लो, ठीक है। तो लंग्स का क्या पर्पस है, कोई पूछे कि बताओ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लंग्स, तो क्या बोलोगे इन सिंपल टर्म की, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अच्छा, कौन सी गैसेस, तो ये दोनों गैसेस। क्लियर है। लेकिन कभी भी आप ये नहीं बोलोगे कि वी इनहेल ऑक्सीजन, ये रॉन्ग टर्म है। हमेशा बोलेंगे वी इनहेल एयर, क्योंकि ये आपके नाक में ऐसा फिल्टर नहीं लगा है कि वो सिर्फ ऑक्सीजन को ही इनहेल करता है, नहीं। वी इनहेल एयर, वी एक्सेल एयर, बट जो एब्जॉर्ब होता है इनहेलेशन वाले एयर में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है, एंड जो एक्सेल करते हैं उसमें ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, CO2 की होती है।
ये चीज़ क्लियर है? बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बहुत लोगों को पता होगा बट बहुत लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये कैसे वर्क करता है? सी, हमारे बॉडी में जो भी एक्सेस वाटर होता है, ठीक है, एक्सेस वाटर हो गया, एक्सेस सॉल्ट हो गया, लाइक NaCl, ठीक है, सॉल्ट मैं लिख दे रही हूँ बेसिकली, बहुत तरह के सॉल्ट होते हैं बॉडी में। फिर नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, ठीक है। तो इन सबों को हर पार्ट से बॉडी के इकट्ठा कौन करता है? ब्लड, मतलब ब्लड में डाल देते हैं सब, एंड ब्लड इसको फिर लेके जाता है किडनीज़ के पास। किडनीज़ का फंक्शन है टू फिल्टर आउट दीज वेस्ट, एंड यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी से रिमूव हो जाता है। सिंपल सा है, ब्लड का रोल यहाँ भी समझ में आ गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट है हॉर्मोन्स। हार्मोन का रोल कैसे हो यहाँ पे आता है, अभी समझते हैं। लेट मी ऐड, आई थिंक है एक पेज यहाँ पर, ओके। हार्मोन, तो देखो एक मिनट, दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अभी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये अपना जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, इस हार्मोन को ये डाल देते हैं इन द ब्लड स्ट्रीम, एंड ये ब्लड पहुंचाता है टू द टारगेट सेल, ठीक है। अब इस चीज़ को समझो कि ये जो हार्मोन है ये तभी रिलीज़ होता है जब इनकी ज़रूरत होती है, एंड काम पूरा करने के बाद ये बॉडी से रिमूव भी हो जाते हैं, ठीक है। यानी जो टारगेट सेल है जहाँ पे ज़रूरत है इनकी वहाँ जाते हैं, ब्लड पहुँचाता है इन्हें, एंड काम करते हैं, एंड देन बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो रोल आया ब्लड का, समझ में आ गया ना, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। एंड जो एक्सोक्राइन होते हैं वो डक्ट ग्लैंड्स होते हैं, तो वो अपना सिक्रेशन डक्ट के थ्रू भेजते हैं, तो वो अभी यहाँ हमें नहीं पढ़ना है, अभी हमें ब्लड का ज़्यादा कंसर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको ना, कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, हार्मोन्स, इन सब में हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, एंड वो काम कौन करता है? ब्लड करता है, लिम्फ करता है, ठीक है। तो ये हो गए इसके नीड के बारे में डिस्कशन। एंड इफ़ यू पीपल हैव एनी डाउट, ठीक है, इफ़ यू पीपल हैव एनी डाउट तो मुझसे आप पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि दैट्स द ओनली वे मैं आपसे बात कर सकती हूँ, थ्रू कमेंट्स ना। तो आप कमेंट करना, मेरे से सवाल पूछना, कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहले आप ये एक डायग्राम देखो, इसको समझो कि यहाँ पे देखो आर्टरीज बनी है, ये रेड वाला, ठीक है, वेन्स बने हैं ये ब्लू कलर से, ये देखो लिम्फ दिख रहा है, लिम्फ इन वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये वेसल्स क्या शो कर रहे हैं कि जो ब्लड है या जो लिम्फ है वो एक स्पेशलाइज्ड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो ऐसे ही बॉडी में कहीं भी नहीं ऐसे ऐसे भरा हुआ है स्पेसेस में। मतलब ये क्या शो कर रहे हैं कि जो भी ब्लड है, फ्लूइड है, ये हमारे बॉडी में क्लोज्ड मैनर में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं इन अ ब्लड वेसल, ठीक है, या लिम्फ वेसल, ऐसे ही नहीं फैला हुआ है। तो इस बेसिस पे हम दो कैटेगरी करे हैं, एक है ओपन, एक है क्लोज। तो जो भी मैंने क्लोज बताया ना वो इसकी बात कर रही थी कि मान लो ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी है और मान लो इसका हार्ट है, ठीक है। तो हार्ट में जो ब्लड है वो स्पेशलाइज ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो होगा और वहाँ से निकलेगा भी, ठीक है। और ये H फॉर हार्ट लिख दे रही हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, ओपन वाले में मान लो ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, ये उसका हार्ट है, ठीक है। तो उसके में क्या होगा ना, ब्लड ऐसे पूरे बॉडी स्पेसेस में फैला हुआ रहेगा, एंड इन्हीं से जाएगा वो हार्ट में, एंड हार्ट से बाहर डायरेक्टली ब्लड स्पेसेस में ऑक्सीजनेटेड होने के बाद। तो ये डिफरेंस क्लियर है, ओपन में इनके बॉडी जितने भी स्पेसेस हैं वहाँ पे फैला हुआ रहेगा ब्लड, लेकिन क्लोज्ड में ब्लड वेसल्स के थ्रू होगा ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूँ तो एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, इंसेक्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स में ऐसा होता है, एंड क्रैब हो गया, एंड स्नेल हो गया, इन सब में। बाकी ये दोनों तो एक ही फाइलम से आते हैं, आर्थ्रोपोडा, ये मोलस्का हो गया, ठीक है। तो इन सब में आप देखोगे तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का आपको एग्जाम्पल दिखेगा, ठीक है। एंड क्लोज का आप बताओ, बहुत इजी है, ह्यूमंस, और भी बहुत सारे आ जाएंगे, आप मेरे को बताना इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये दो हो गए, ठीक है।
अब नेक्स्ट है फ्लूइड्स इन आवर बॉडी। कितने टाइप के फ्लूइड होते हैं? अब देखो फ्लूइड ना दो तरह के हैं बॉडी में, एक है सर्कुलेटिंग फ्लूइड, एक है नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड। तो जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है उसमें आते हैं ब्लड, टिश्यू फ्लूइड एंड लिम्फ। ठीक है, ब्लड, व्हाट इज ब्लड? इट इज़ कंटेन्ड इन हार्ट एंड इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल देखो तीन तरह के हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। ठीक है, तो ब्लड कहाँ होता है? इन हार्ट एंड इन आर ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। क्लियर है? डायग्राम में देख लो, ये मैंने पहले ही बता दिया था, ये आर्टरी है, ये वेन है, एंड सी दिस इज़ योर ब्लड कैपिलरी, ये। ठीक है, एंड ये है हमारा प्यारा सा हार्ट। तो हार्ट जो आप लोग ऐसे डिज़ाइन में बनाते हो ना, ये हार्ट नहीं है, ये ऐसे, ये गलत चीज़ है। ये होता है बायोलॉजी स्टूडेंट वालों के लिए हार्ट, बट एक्चुअल हार्ट भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये है रियल हार्ट। ओके, जब तक मैंने पढ़ा नहीं था तब तक मुझे पता नहीं था कि रियल हार्ट ऐसा ही दिखता है, मैं तो यही समझती थी। ठीक है, तो मैं बता दे रही हूँ कि रियल हार्ट ऐसा ही दिखता है। ठीक है, ओके, तो ये ब्लड हो गया। नेक्स्ट है टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड क्या होता है? ऑक्यूपाइंग स्पेसेस बिटवीन सेल्स ऑफ द ऑर्गन्स। तो पहले बताओ ऑर्गन क्या होता है? आपने ये पढ़ा होगा कि सेल होता है, फिर ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म टिश्यू, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन, एंड ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ये तो पढ़ा था ना? तो ये जो ऑर्गन है ना, तो देखो ये आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ नहीं पता है तो सीख लो इस चीज़ों को। ठीक है, देखो ये जो सेल्स है ना ऑर्गन्स के, तो सेल कैसे अरेंज होते हैं? मान लो ऐसे ऐसे पास पास में है, जितना भी पास कर लो फिर भी बीच में कुछ स्पेस इसमें बचा होता है। ठीक है, इनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। अब इन स्पेसेस में क्या प्रेजेंट होता है? टिश्यू फ्लूइड, जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ वाटरी फ्लूइड जो कि कंटेन्ड विद इन द लिम्फ वेसल्स। जैसे ब्लड फ्लो होते हैं ब्लड वेसल्स में, वैसे ही लिम्फ फ्लो होते हैं लिम्फ वेसल्स में। एंड लिम्फ की कॉम्पोजिशंस बेसिकली आपको तब समझ में आएगी जब आप ब्लड की कॉम्पोजिशन पढ़ लोगे, तो मैं बाद में आपको बता दूंगी, इसका इंसाइट दे दूंगी। बट अभी क्या जानना है कि तीन तरह के सर्कुलेटिंग फ्लूइड हैं, ब्लड, टिश्यू फ्लूइड एंड लिम्फ। क्लियर है? देखो दो लिम्फ ऑर्गन्स के एग्जाम्पल भी दिया है, स्प्लेन एंड टॉन्सिल। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे शीट्स छूटे हुए हैं, वेट, हाँ ये रहा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड। तो ब्लड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? लेट मी चेंज द कलर, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे ताकि। ओके, नेवर स्टेशनरी, इट मीन्स व्हाट? मीन्स इट इज़ ऑलवेज सर्कुलेटिंग, यानी ये हमेशा सर्कुलेट करता रहता है। ठीक है, ओके, नॉट अ बिग डील, वेरी सिंपल। ओके, कलर आई थिंक आप सबको पता ही होगा, है ना? कि कोई डाउट है इसमें भी? रेड कलर ही होता है ना, कि ब्लू ग्रीन भी होता है? ओके, ये रेड होता है। ठीक है, लेकिन आपको इसमें वेरिएशन दिखेगा कि ब्राइट रेड होता है, ठीक है, एक होता है लाइट, या कह सकते हैं कि, सॉरी लाइट कह रही हूँ, डार्क रेड। ठीक है, ब्राइट रेड आर्टरीज में आपको दिखेगा, ठीक है, एंड डार्क रेड आपको वेन्स में दिखेगा। ठीक है, ये डायग्राम देखो आप, यहाँ जो मैंने दिखाया था आपको, सी यहाँ पे ये जो है ना आर्टरीज, ये रेड कलर से दिख रहा है, लेकिन जो वेन्स हैं वो ब्लू कलर से दिख रहे हैं। तो अब आप बोलोगे मैम वेन्स तो ब्लू कलर के हैं, तो क्या ब्लू कलर का ब्लड होता है? नहीं, ये डायग्राम दिखाने के लिए आपको है, क्योंकि देखो आप कभी जो आपके घर में बूढ़े लोग होंगे, लाइक आपके जो दादा दादी होंगे ना, तो उनके अगर हाथ में देखोगे तो उनके जो नस होते हैं ना, जो ब्लड वेसल्स, वो हल्के ब्लूइश टाइप के दिखते हैं। तो इसलिए हमने उसको ऐसे सिर्फ डिस्टिंक्ट करने के लिए अलग कलर से दिखाया जाता है डायग्राम्स में, बट एक्चुअली इसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो रेड कलर का ही होता है। तो इसमें कन्फ्यूजन मत करना आप कोई, ठीक है? आप लोग आगे देखते हैं। ठीक है, इसको साफ सुथरा लिख दूँ। ठीक है, ओके, वॉल्यूम कितनी होती है? 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड्स इन एवरेज ह्यूमन एडल्ट। ठीक है, ये वेरी करता है मेल फीमेल सब में, ठीक है, लेकिन ये एक मैं नॉर्मल एडल्ट की बात कर रही हूँ, 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड। ओके, टेस्ट आई थिंक सबको पता होगा,
सॉल्टिश, सबने टेस्ट किया होगा आई थिंक इसको, सबके दांत टूटे होंगे यार, सबने किया होगा, मुंह में ब्लड आया ही होगा, ठीक है। तो सॉल्टिश टेस्ट होता है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि पीएच क्या होता है ब्लड का, व्हाट इज़ द पीएच। एंड मैं आपको एक हिंट दे सकती हूँ कि ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है, ठीक है। अब ये मेरे को आप बताना इन द कमेंट सेक्शन, ओके, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शन ऑफ ब्लड। तो देखो दो तरह के ब्रॉडली फंक्शंस होते हैं, एक तो ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा प्रोटेक्शन बाय ब्लड, ठीक है। एक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक हो गया प्रोटेक्शन। ट्रांसपोर्टेशन अभी हमने ऊपर नीड वाले में पूरा अच्छे से डिस्कस किया है कि डाइजेस्टेड फूड जो एब्जॉर्ब होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन करता है, वो ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड सब सेल तक पहुंचाता है। ऑक्सीजन एंड CO2 का ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीटरी, एक मिनट ये वेस्ट है, इसको करेक्ट कर लेना, ये एक्सक्रीटरी वेस्ट है, यानी जो किडनीज़ का रोल यहाँ पे आ गया ना, ब्लड हर जगह से लेके आता है वेस्ट को, जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है, एंड किडनीज़ उन्हें फ़िल्टर आउट कर देता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स भी समझाया था। देन एक पॉइंट एक्स्ट्रा यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, यानी हमारे बॉडी में जो हीट है उसे इवनली हर पार्ट ऑफ द बॉडी में ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी ऐसा नहीं होता है कि आपका कोई पार्ट बहुत ज़्यादा गर्म है, कोई बहुत ज़्यादा ठंडा है, यानी जितना भी हीट है आपके बॉडी में उसे इवनली ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। हमारे बॉडी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना होता है, आप मेरे को कमेंट्स में बताना, ओके। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन बाय ब्लड। तो देखो 3 फंक्शंस हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, क्लॉट क्या होता है, देखो ऐसा लेमन लैंग्वेज में बताऊँ तो क्लॉट क्या होता है, जो खून जमता है, चोट लगती है तो नहीं ब्लड फ्लो करता है और फिर कुछ टाइम में वो ब्लड फ्लो करना रुक जाता है, यानी जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है। अच्छा, तो आपका सवाल होगा मैम ब्लड क्लॉटिंग होती क्यों है। सबसे बेसिक आंसर तो ये है कि ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो खून बहता ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ब्लड क्लॉट का एक और ज़रूरी चीज़ है, फंक्शन है, कि जो कट लगता है बॉडी में, इंजरीज़ होती हैं, उससे जो हार्मफुल बैक्टीरियाज़ हैं, जर्म पार्टिकल्स हैं, उनको डायरेक्ट पैसेज मिल जाता है टू एंटर इनटू योर ब्लड, तो ये बहुत हार्मफुल है हमारे लिए, तो इसीलिए उनके पैसेज को तुरंत रोकने के लिए भी क्लॉट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एनगल्फिंग बैक्टीरिया। अब ये बहुत बेसिक सा है कि अब इंजरीज़ हुई हैं तो डायरेक्ट पैसेज खुल गया तो कुछ ना कुछ तो एंटर करेगा ही करेगा, तो उनको जो एंटर कर गए हैं उनको भी जो हमारे WBCs होते हैं वो एनगल्फ कर लेते हैं, यानी सिंपल सा फंडा है, खा के पचा लेना, ठीक है। एनगल्फ करने का मतलब यही है, उन्हें खा के डाइजेस्ट कर लेता है, कौन, WBCs, ठीक है। WBC बहुत टाइप के होते हैं, हम वो सब डिटेल में पढ़ेंगे इन फर्दर पार्ट ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ एंटीटॉक्सिन्स एंड एंटीबॉडीज़, यानी एंटीटॉक्सिन्स जो बनती हैं, एंटीबॉडीज़ जो बनती हैं वो भी ब्लड में ही बनती हैं। यहाँ पे ये बन के फिर क्या करता है, ब्लड ही हर जगह पहुँचाएगा जहाँ ज़रूरत होती है, तो प्रोटेक्शन का भी काम करता है, ठीक है। क्लियर है ये सब चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। फंक्शन, अच्छा देखो एक टॉपिक है जो छूट गया, ये जो ऑक्सीजन और CO2 है ना, ये थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना है कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। सी पहले तो है, आई थिंक यहाँ पे स्लाइड है एक, यहाँ समझते हैं ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड। तो इसमें जो हमें पहला पढ़ना है कि जो ऑक्सीजन है कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, थ्रू RBC होता है। RBC में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ये हीमोग्लोबिन ही ट्रांसपोर्ट करता है किसको, ऑक्सीजन को, कहाँ, सेल्स तक पहुँचाता है। कैसे करता है, एक कंपाउंड फॉर्म करके, कैसा, लेट मी राइट इट, जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ हीमोग्लोबिन कंबाइन करता है, ठीक है, ये प्लस है, एंड एक रिवर्सिबल कंपाउंड रिएक्शन होगा, मतलब वो वापस से ब्रेक डाउन भी हो सकता है, ये बहुत स्टेबल कंपाउंड नहीं होता है, ठीक है, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, सिंपल है, 4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत अनस्टेबल सा कंपाउंड होता है, क्यों, क्योंकि सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन भर की ज़रूरत होती है इस कंपाउंड की, लंग्स से लिया, लंग्स से जो ऑक्सीजन आया वो ब्लड में गया, ब्लड में RBC के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उससे कंबाइन होकर ये कंपाउंड बनाया, एंड जब सेल्स तक पहुंचा तो वहाँ जाकर ये कंपाउंड टूट जाता है और ऑक्सीजन सेल्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है, ओके। अब
यही देख लो CO2 का भी। CO2 का थोड़ा सा अलग सा है। CO2 दो फॉर्म में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड दो फॉर्म में जाता है ब्लड में। सी, पहला तो वो बाई कार्बोनेट आयन के फॉर्म में, बाई कार्बोनेट, एक मिनट लेट मी राइट इट क्लियरली, बाई कार्बोनेट आयन, ठीक है, बाई कार्बोनेट आयन के फॉर्म में प्लाज्मा में डायरेक्टली जाता है ये, ठीक है। मतलब सेल्स रिलीज़ करती हैं और बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में जाएगा वो लंग्स तक, ठीक है। ये बहुत ऐसा, इसका टेंशन मत लीजिएगा, ये मैं सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ। ये याद रखिएगा कि आयन्स के फॉर्म में भी जाता है, ठीक है। एंड दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखना ही रखना है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कि ये हीमोग्लोबिन से वही एक ये भी कंपाउंड फॉर्म करेगा ऐसे, जो कि अनस्टेबल सा होगा। मतलब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू सेपरेट सेपरेट, ऐसा हीमोग्लोबिन अलग, CO2 अलग। इस कंपाउंड का नाम क्या है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इसको भी 4 बार पढ़ना, तो ये मत करना मैम बहुत बड़ा सा याद नहीं होगा, 4 बार रीड करोगे याद हो जाएगा, ठीक है। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ओके। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एग्ज़ाम में आ जाते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। तो ये वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि CO2 जो है, जो सेल्स से वेस्ट के फॉर्म में रिमूव होता है, रिलीज़ होता है, जो ब्लड में डाल दिया जाता है ताकि ये गैस जाए लंग्स तक। फिर लंग्स में जब हमारा एक्सलेशन होता है, एक्सलेशन के थ्रू ये बॉडी से बाहर रिमूव हो जाए, ठीक है। तो दो फॉर्म में जा रहा है, एक तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में प्लाज्मा में, एंड एक तो हीमोग्लोबिन के साथ एक कंपाउंड बना के जिसे हम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। एंड जो मैंने कहा कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप इम्पोर्टेंस इसे दीजिएगा क्योंकि ये पूछता है, ठीक है। एग्ज़ाम में पूछेगा तो इसी को पे पूछेगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़े हम, ये क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड क्या होता है? तो देखो, ब्लड को ब्रॉडली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेलुलर एलिमेंट और प्लाज्मा, जो कि लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। तो देखो, सेलुलर एलिमेंट में आएगा RBC, WBC, ब्लड प्लेटलेट्स, जिनको हम बायोलॉजिकल टर्म में कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। अब देखो, इनका मैं एक सरफेस नॉलेज दे दूँ कि क्या क्या फंक्शन है, बाकी मैं डिटेल में बताऊंगी, डोंट वरी। मैं बताऊंगी कि इनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, कहाँ से बनते हैं, क्या फंक्शन है, एक बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। लेकिन अभी एक सरफेस नॉलेज ले लो कि RBC क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन करता है, ठीक है। वो भी ऊपर मैंने समझाया ना बड़ा अच्छे से डिटेल में कि कैसे कैसे होता है ऑक्सीजन, और फिर कैसे फिर CO2 से भी फॉर्म करता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन एंड लंग्स तक पहुंचाता है, ठीक है। तो मेन पर्पज़ क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ठीक है, टू ईच एंड एवरी सेल। एंड WBC, ये हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इन आवर इम्यून सिस्टम स्पेसिफिकली, ठीक है, इन आवर इम्यून सिस्टम, ओके। ये क्या हो गया? कट लग गया, वेट, इम्यून सिस्टम, ओके। एंड ये जो हमारे ब्लड प्लेटलेट्स हैं, इनका मेजर रोल आप देखोगे क्लॉटिंग में, ये जो ब्लड क्लॉट होता है उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, ओके। फिर देखो, ये जो हमारे लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड है, उसमें वाटर होगा, प्रोटीन होगा, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होंगे, अदर सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में हमारे क्या आ जाएंगे? सोडियम क्लोराइड आ जाएगा, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाएगा, ठीक है, एंड एक्सेट्रा। एंड जो अदर सब्सटेंसेस है उसमें क्या क्या आ जाएंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक आपका ग्लूकोज आ जाएगा, अमीनो एसिड आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट मैं इसको क्लियरली लिख दूँ नेक्स्ट पेज पे, यहाँ लिख दे रही हूँ। अदर सब्सटेंसेस में क्या क्या आ जाएगा आपका? ग्लूकोज आ जाएगा, ठीक है, अमीनो एसिड होगा ब्लड में आपके, ठीक है, और यूरिया होगा, और फिब्रिनोजेन होगा। स्पेलिंग समझ में भी आ रही है आपको मेरी? एक मिनट, क्लियर लिखो थोड़ा।
ठीक है। फिब्रिनोजेन एक टाइप का प्रोटीन ही होता है, इसका भी आप क्लॉटिंग में बहुत मेजर रोल देखोगे, जो आगे बताऊंगी आपको, ठीक है। क्लॉटिंग में रोल देखोगे इसका, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन और क्या पाया जाएगा अदर सब्सटेंसेस में, लाइक हॉर्मोन्स आ जाएंगे, ठीक है, सब आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। सारे अदर थ्रेशोल्ड में बहुत कम अमाउंट में होते हैं, लेकिन होते हैं ब्लड में, ठीक है। तो ये अदर सब्सटेंसेस में आ गए। क्लियर है आपका ब्लड कॉम्पोजिशन, क्लियर हो गया कि दो पार्ट होते हैं, सेलुलर पार्ट होता है, एक होता है प्लाज्मा पार्ट। सेल्स में 3 तरह के सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। एंड लिक्विड में प्लाज्मा जिसे कहते हैं, वाटर है, प्रोटीन है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है, अदर सब्सटेंसेस है। क्लियर है ये चीज़। अब देखो यहाँ पे आपका प्लाज्मा येलो कलर का दिख रहा है, वाइट ब्लड सेल्स वाइट कलर के दिख रहे हैं, आरबीसी रेड कलर का दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो ब्लड का रेड कलर है वो आरबीसी की वजह से आता है। अगर आप इस चीज़ को निकाल दो आपके ब्लड से, मतलब ये बेसिकली ये जो सेल वाला पार्ट है इसको रिमूव कर दो अगर ब्लड से, तो क्या बचा, प्लाज्मा बचा। एंड प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, येलोइश कलर होता है, ये येलो कलर सा है, ठीक है। तो ये कलर का हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक बार रिवाइज कर ले क्या क्या पढ़ा हमने आज के वीडियो में। सी हमने पढ़ा पहले तो क्या नीड है, नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन बॉडी, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड हॉर्मोन्स का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। देन हमने पढ़ा टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। देन हमने पढ़ा फ्लूइड इन आवर बॉडी। अच्छा, इसमें जो लिम्फ है ना, इसको मैं बता दूँ, एक थोड़ा सा एक इंसाइट दे दूँ कि लिम्फ होता क्या है। सी लिम्फ एक तरह का वाटरी फ्लूइड होता है, जिसका मेजर जो फंक्शन है ना वो ये है कि न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का। इम्यून सिस्टम में भी इसका रोल आप देखोगे, ठीक है। ये बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बट ये मेजर फंक्शंस हैं इसके, ठीक है। अच्छा, ओके। एंड एक और चीज़ आप देख लो, अगर इसे कॉम्पोजिशन दिखाऊं तो इसमें आपको मेजॉरिटी में WBCs दिखता है, ठीक है, लेकिन इसके में RBC एंड प्लेटलेट प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, दीज टू आर एब्सेंट। इसीलिए इसका कलर वाइट होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेजॉरिटी में वाइट ब्लड सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड RBC एंड प्लेटलेट्स इसमें एब्सेंट होते हैं। तो ये हो गया आपके लिम्फ के बारे में, ओके। एंड देन नेक्स्ट क्या था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड। ये आपका जो होमवर्क मैंने दिया है आप मेरे को बताइएगा, ओके। व्हाट इज़ द pH ऑफ ब्लड। दैन फंक्शन ऑफ ब्लड क्लियर है, ट्रांसपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। दैन ये टर्म्स याद रखिएगा, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, दैन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसमें एक और केस है कि CO का, ये जो एक कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी पॉइजनस गैस माना जाता है। क्यों माना जाता है उसका रीज़न जान लीजिए आज, कि जब इस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को आप इनहेल करते हो तो आपके ब्लड में जाकर आपके हीमोग्लोबिन से, यहाँ देख लो ये अनस्टेबल सा कंपाउंड बन रहा है, बाद में टूट जा रहा है, लेकिन ये जब जाता है कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन से तो काफ़ी स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है, ऐसा कि फिर कभी साथ छूटता ही नहीं है इनका, बिल्कुल फेविकोल जैसा जोड़ हो जाता है, ठीक है। तो अलग नहीं होते, ये बिल्कुल स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है। एंड इसका मतलब क्या है, आपका हीमोग्लोबिन इसके साथ कंपाउंड फॉर्म कर लिया है, यानी हीमोग्लोबिन फ्री नहीं है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। तो इसको हम एक तरीके से स्लो पॉइजन भी कहते हैं, कि धीरे धीरे आपको मारता है ये आपके RBCs को ब्लॉक करके, ओके। तो ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड का रोल। तो इसीलिए ऐसे हार्मफुल एयर्स जहाँ रिलीज हो उनसे, उन जगहों से दूर रहना चाहिए, ओके। देन कॉम्पोजिशंस, ओके, सेलुलर एंड प्लाज्मा पार्ट हो गया। एंड एट लास्ट, अगर आप लास्ट तक देख रहे हो तो थैंक यू वेरी मच। एंड कोई भी डाउट हो आपको, कोई भी क्वेश्चन हो, या जो मैंने होमवर्क दिया है वो सब चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, जो भी डाउट हो आप पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। एंड ये सब चीज़ें जो भी हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। एंड थैंक यू वेरी मच। एंड दिस वाज वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन था, एंड अपकमिंग पार्ट्स में और डिटेल्स में हम जाएंगे इन चैप्टर में, ओके। बाकी तब तक के लिए शेयर योर व्यूज़, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।